नमस्ते। मेरे पास साथ एक बार फिर से प्रोफेसर अभय कुमार दुबे साहब के साथ मैं बातचीत में सप्ताह भर की खबरों के ऊपर एक टिप्पणी लेने के लिए। अभय भाई, बहुत कुछ हो रहा है। नई जी। सरकारें बनी हैं, केरल में नई सरकार ने शपथ ले ली। अ, उधर तमिलनाडु में कुछ 98-59 साल बाद कांग्रेस का कोई मंत्री बना। ये सब खबरें हैं। शुभेंदु अधिकारी अपने हिसाब से वेस्ट बंगाल चला रहे हैं। हुँ, लेकिन इन सबके बीच जो एक एक सबका ध्यान जिसने खींचा है हुँ, और उस पे अलग-अलग तरह से लोग अपना-अपना वो अपनी व्याख्या कर रहे हैं, वो हुँ, है कॉकरोच जनता पार्टी। जी, एक अभिजीत दिपके नाम के एक नौजवान जो अब जो पहले एक समय आम आदमी पार्टी के प्रचार में भी थे, उसके सदस्य भी थे। फिर वो अमेरिका चले गए पढ़ने बॉस्टन में। उन्होंने लोन लिया, उनके अभी मैंने उन्हीं के हाल के वक्तव्य से देखा, उन्होंने एक लोन लिया और वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। अब नौकरी ढूँढ रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही है। जब सुप्रीम कोर्ट के सूर्यकांत साहब ने नौजवानों को कॉकरोच की संज्ञा दी, बताया, मीडिया के लोगों को, एक्टिविस्ट लोगों को, इस तरह का उन्होंने एक लूज सा कमेंट दिया। तो ये क्रिएटिव आदमी थे ही वो। अभिजीत जी ने एक कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक वो बना दिया साइट और उसके 5 मैनिफेस्टो में डाल दिए, जिसमें सबसे पहला यह था कि जो पुराने जज हैं वो उसके बाद रीएम्प्लॉयमेंट ना मिले, और कुछ 5 उनके अपने थे, महिलाओं का 50% आरक्षण इत्यादि इत्यादि। और इस पे उन्होंने इंस्टाग्राम पे इसको किया और वो अपने एक्स पे कुछ लिखते भी रहे, ट्विटर पे। लेकिन मूल रूप से इंस्टाग्राम पे उनके फॉलोअर बढ़ने लगे और 16 तारीख को उन्होंने ये शुरू किया था। 16 मतलब पिछले शनिवार को। आज शनिवार है। 7 दिन के अंदर जहां एक तरफ बीजेपी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपनों को कहती है, उसके 8.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हुँ, कांग्रेस पार्टी के इंस्टा पे 13.2 मिलियन है, जो अपने को सबसे पुरानी पार्टी कहती है देश की। वो एक सबसे बड़ी हो गई, एक सबसे पुरानी हो गई। हुँ, और एक जो सबसे नई पार्टी अपने को कहती है कॉकरोच जनता पार्टी, उनके 21-22 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं और वो लगातार बढ़े जा रहे हैं। उसमें देश के प्रतिष्ठित लोग भी अपने को उसके साथ कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई कर रहे हैं। महुआ मैत्रा, प्रशांत भूषण, कीर्ति आजाद, इस तरह के लोग भी कह रहे हैं कि आई एम मतलब। हुँ, अब ये इसकी दो व्याख्या मैं जरा आपसे समझना चाहता हूँ। कुछ लोग ये कह रहे हैं ये तो साहब बीजेपी की बी टीम है और आम आदमी पार्टी है और फलाना है ढिमाका है। दूसरी तरफ लोग ये भी एक थ्योरी बता रहे हैं कि साहब ये बीजेपी ने ही इसको प्रमोट किया है, जिससे जो लोगों का, नौजवानों का गुस्सा है वो एक जगह कंटेन हो जाए। लेकिन जो ज्यादा बड़ी बात जो मेरी समझ में आती है कि लोगों का एक जो गुस्सा है, लोगों की जो एक बेबसी है, लोगों की एक जो फ्रस्ट्रेशन है महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, खासकर नौजवानों का, ये उसकी अभिव्यक्ति है जो 22 मिलियन लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। हुँ, और मैं यही से आपसे समझना चाह रहा हूं कि दो अलग अलग चीजें, इसका क्या है? पहले इसकी बात कर लें कि ये अभिव्यक्ति किस चीज की है। ये क्या कोई स्पॉन्सर्ड मैनेज्ड कोई एक खेल हो रहा है, या ये स्पॉन्टेनियस है जो देश में इस समय एक अंदर एक आग सुलग रही है, ये उसकी अभिव्यक्ति है। अबे भाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट है और वो तरह-तरह की बदमाशियाँ करता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। तरह-तरह के झूठे-सच्चे नैरेटिव चलाए जाते हैं, झूठी-सच्ची कहानियाँ सुनाई जाती हैं, फ़ेक न्यूज़, फ़ेक तस्वीरें, ये सब करते हैं और ताज़ा उसका उदाहरण ये है कि इंदिरा गांधी की 1967 की हिंदू की एक खबर बाकायदा फ़ेक, बिल्कुल पूरी तरह इसको हिंदू ने बाद में फ़ेक बताया, वो इन लोगों ने जारी की थी। अ, तो इसलिए बहुत सी जो घटनाएँ होती हैं, उसमें लोगों को शक होता है कहीं बीजेपी की कारस्तानी तो नहीं है, इस तरह की सज इस चक्कर में क्या हुआ है कि एक कॉन्स्पिरेसी थियरी में विश्वास करने वाले लोगों की बहुत बनाई है। वो हर एक को बीजेपी की बी टीम बनाते हैं, बताते हैं। मतलब बस किसी को भी कह देते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। अब बीजेपी को तो खुद बी टीम नहीं बनाया सकता, वो तो हमेशा ए टीम रहेगी और बाकी किसी को भी बी टीम बना देते हैं। अच्छा, इसमें मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही नादानी वाली बात है, इस प्रकार से कहना। कि दिमाग मत खपाइए अपना और बी टीम कह के जो है निकल लीजिए कि ये इस तरह की है। अब आप ये सोचिए कि अभिजीत दीपके ने जब 15 मई को जस्टिस सूर्यकांत ने जिस कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था बेरोजगारों और अगर युवकों के दुनिया में लिए, कोई ऐसी जगह। जी। जी।
उसके एक दिन बाद उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, जिसका मोटो था वॉइस ऑफ लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, आलसियों और बेरोजगारों की आवाज, जिसका घोषणा पत्र था सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड लेजी। वो सेकुलर है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है और लेजी है। और फिर उसने अपना 5 सूत्री घोषणा पत्र भी जारी किया। इस 5 सूत्री घोषणा पत्र बहुत दिलचस्प है, इसकी चर्चा ठीक से की जानी चाहिए। इस घोषणा पत्र की जो पहला वायदा है इसका, कि अगर हम सत्ता में आए तो क्या करेंगे। उन्होंने कि हम सत्ता में आए तो मुख्य न्यायाधीश और दूसरे जजों को कोई भी पोस्ट रिटायरमेंट के बाद में जो उन्हें राज्यसभा की सदस्य बनाया जाता है और जगह जगह उनका पुनर्वास किया जाता है, ये हम बिल्कुल बंद कर देंगे, ताकि बताते भी हैं, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, सरकार परस्ती का जो रवैया विकसित हो गया है जजों में, इस लालच में, मतलब वो रवैया खत्म हो जाए। यानी ये पहले वाला जो उनका वायदा है, ये वायदा स्पष्ट रूप से कहता है कि न्यायपालिका को सरकार परस्त होने से बचाएंगे वो, और न्यायपालिका में निष्पक्षता का ऐसे कुछ इंजेक्शन लगेगा, ये बात कहते हैं। दूसरा उनका कहना है कि अगर एक भी वैध वोट कटेगा तो मुख्य चुनाव आयुक्त को यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि वैध वोट काटना आतंकवादी कार्रवाई मानी जाएगी। दूसरी बात वो ये कहते हैं। तीसरी बात ये कहते हैं कि महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया जाएगा, और वो संसद में सीटों को बढ़ाए बिना किया जाएगा। यानी पुरुषों को उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, सीधी बात यह है। चौथी बात वो कहते हैं वो ये है कि अंबानी और अडानी के पास जितने भी मीडिया हाउसेस हैं उन सबके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे, और गोदी मीडिया के एंकरों के बैंक अकाउंट्स की जांच होगी। पांचवी डिमांड उनकी यह है कि जो लोग दल-बदल कानून का उल्लंघन करके पार्टी बदलते हैं, उन पर पार्टी बदलते ही 20 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अच्छा, अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये पांचों काम क्या ऐसे नहीं है जो कि भारतीय लोकतंत्र को सुधारने के लिए तुरंत किए जाने चाहिए? ठीक है, इनको करने के तरीके कुछ और हो सकते हैं। ये एक संस्थागत सुधार की मांग है, लेकिन ये लोकप्रिय तरीके से, कुछ अतिरेकपूर्ण तरीके से, कुछ लोकप्रिय किस्म की भाषा में, पॉपुलिस्ट लैंग्वेज में, कुछ एक्सट्रीमिस्ट रवैया अपनाते हुए अतिरेकपूर्ण तरीके से 5 वो बातें कही गई हैं जो भारतीय राजनीति और लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। अब जब 2.25 करोड़ उनके फॉलोअर्स हो गए, 2.25 करोड़ लोग उनके सब्सक्राइबर हो गए, वो इस बात का क्या सबूत नहीं है कि ये 2.25 करोड़ लोग ये मानते हैं कि ये 5 काम भारतीय लोकतंत्र में होने चाहिए, और ये 5 खामियां भारतीय लोकतंत्र में हैं। जो आपकी शीर्ष ब्यूरोक्रेसी है, शीर्ष न्यायपालिका है, वो सरकार परस्त हो गई है इस लालच में कि उसको रिटायरमेंट के बाद सरकार ही उनको जो है वो मालपानी मुहैया कराएगी। चुनाव आयुक्त क्या कर रहे हैं? धनाधन सारे हिंदुस्तान में वोट काट रहे हैं घूम घूम कर, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनके वोट नहीं काटने दिया जाएगा उनको। महिलाओं को 33% आरक्षण का जो लारा लप्पा दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है। वो आबादी की 50% है, उनको 50% आरक्षण दिया जाना चाहिए, और उसके लिए पुरुषों को बाकायदा अपनी सीटों का त्याग करना चाहिए। चौथा, कारपोरेट जकड़ जो मीडिया के ऊपर है जबरदस्त, वो जकड़ तोड़ी जानी चाहिए हर हालत में। और जो गोदी एंकर हैं वो इतने ज्यादा वफादार क्यों हो गए हैं सरकार के, इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं आर्थिक फायदे हो रहे हैं बहुत बड़े, कहीं माल पानी चांदी काट रहे हैं, को माल पानी मिल रहा है। और पांचवा ये कि जो लोग सत्ता का टुकड़ा पाने के लिए और फायदे पाने के लिए दल बदल करते हैं, उनके बारे स्पष्ट हो जाना चाहिए दल बदल करने से कोई फायदा नहीं होगा, आपका चुनाव लड़ने, आपका राजनीतिक जीवन गया, आपने दल बदल किया और आप पे 20 साल का प्रतिबंध लगा। अच्छा, अब एक तरफ तो ये आप बात रही, अब आप आ जाइए कि ये 2.25 करोड़ लोग कौन हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये आबादी के किस हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं 2.25 करोड़ लोग? 22 बिलियन आपने बताया, तो 2.25 करोड़ हुए। और इसका मतलब ये है कि अभी और लगातार बढ़ रहे हैं। जब तक हम लोग ये बातचीत रिकॉर्ड करेंगे और इसको अपलोड किया जाएगा, इस रिकॉर्डिंग को,
तब तक संख्या उनकी और बढ़ जाएगी। जी जी। तो ये 2.25 करोड़ लोग कहां से आ रहे हैं? मेरा अपना आकलन ये है कि जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है वो बताता है कि भारत में 3 से कोई 3.5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। ये भारत सरकार का है, इसमें कोई। दूसरा जो एक गैर सरकारी एजेंसी है लेकिन बड़ी विख्यात और प्रतिष्ठित एजेंसी है, वो है सेंटर फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वो कह रही है कि 5.5 से 6 करोड़ लोग, 6 करोड़ के बीच में लोग बेरोजगार हैं। अच्छा, इन्हीं दो आंकड़ों में एक आंकड़ा और जोड़ा जाना चाहिए कि आंशिक रोजगार कितने लोगों के पास, आंशिक बेरोजगारी किसके पास है, यानी आंशिक रोजगार कितने हैं। तो वो 10 से 12 करोड़ लोग जो है वो आंशिक बेरोजगार है, यानी इसको एक दिन का भी रोजगार मिल गया है, उसको रोजगार की श्रेणी सरकार निकाल देती है तो आंशिक बेरोजगार हो गया। यानी 12 और 5 आप 17-18 करोड़ लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो बाकायदा सीधे सीधे बेरोजगारी की समस्या के शिकार हैं। अब खुद अभिजीत दीप के जो है वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, उन्होंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी शिक्षा प्राप्त। कितने लोगों को हिंदुस्तान में बॉस्टन यूनिवर्सिटी से शिक्षा मिलती है और उनको रोजगार नहीं मिला जी। अच्छा, तो ये इस बात का सबूत है। और इधर आपकी पृष्ठभूमि देखिए कि नीट में किस तरह जो पर्चे लीक हो रहे हैं लगातार। 2024 में भी लीक हुआ था और लगातार हो ही रहा है। जो ऐसे शिक्षक हैं, उत्तर प्रदेश का चित्र मैंने देखा था, ऐसे शिक्षक हैं जिनका बहुत दिन पहले उनका इंटरव्यू वगैरह हुआ था और उन्हें बताया गया था कि आप सिलेक्ट कर लिए गए, उनकी आज तक नियुक्ति नहीं हुई है। वो सड़क पर काकरोचों की तरह रैंक का प्रदर्शन कर रहे हैं। वो भी काकरोच वाला मुहावरा वो लोग अपना रहे हैं। अच्छा, अब ये एक ऐसी स्थिति है कि इससे सरकार कहीं ना कहीं घबरा गई है, वो लोग आतंकित हो गए हैं। बाकायदा इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सरकार से ये कहा है कि इसमें नौजवानों के बीच में इस तरह की वेबसाइट और इस तरह की सोशल मीडिया हस्तक्षेप जो है वो बहुत बड़ा असंतोष पैदा कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने उनका एक एक्स अकाउंट ब्लॉक करवा दिया, इंस्टाग्राम वो नहीं ब्लॉक करवा पाए अभी तक, वो भी करवा देंगे ब्लॉक। हो सकता है अभिजीत दीप को कोई गिरफ्तार भी कर लें आखिर, ये भी हो सकता है। अभिजीत दीप को गिरफ्तार भी किया जा सकता है, उनके मददगारों को गिरफ्तार किया जा सकता है, उनको किसी साजिश के साथ जोड़ के भी उनके ऊपर फौजदारी का मुकदमा लगाया जा सकता है। हो सकता है कि वो हफ्ते भर के अंदर कहीं जेल में दिखाई पड़े। अभी तक तो वो तमाम चैनलों पे अभिजीत दीप के अपना इंटरव्यू दे चुके, और जब वो अपने घोषणा पत्र में कहते हैं कि हम सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक और लेजी हैं, तो सेकुलर और सोशलिस्ट कहते ही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो उनके दायरे से बाहर चला जाता है जी। वो तो कहीं आ नहीं सकता उसके अंदर। तो मेरा मानना यह है कि ये काकरोच भारतीय जनता पार्टी को हमें एक थर्मामीटर के तौर पर देखना चाहिए। जी। थर्मामीटर बताता है कि आपके शरीर का तापक्रम क्या है। उसके बाद इलाज दूसरे होते हैं, उससे केवल इलाज नहीं होता है, इलाज तो करना ही पड़ेगा, वो तो उसका तो पूरा इंतजाम करना पड़ेगा इलाज का। योग्य डॉक्टर भी चाहिए, एक बढ़िया विपक्षी पार्टी भी चाहिए, बढ़िया विपक्षी गठजोड़ भी चाहिए जी। और हाँ, तो ये सब चाहिए। लेकिन ये एक थर्मामीटर है, इसने बता दिया है कि भारत के लोकतंत्र का तापक्रम इस वक्त क्या है। जी, मैं अभी भाई एक दो चीजें इसमें जोड़ दूं। एक तो जब नीट का, मैं इसलिए नीट की बात कह दे रहा हूँ क्योंकि वो नीट का गुस्सा भी यहाँ कहीं ना कहीं है। 22 लाख बच्चे अगर हुए हैं तो डायरेक्टली तो उनके माँ बाप दो हैं ही, जो मैं उस दिन भी कहा था, तो 44 लाख माँ बाप हुए, तो 66 लाख तो डायरेक्टली है। और किसी का भाई, किसी का बहन, ऐसा कोई घर देश में नहीं है जिसके दूर दराज का कोई ना कोई एक्सटेंडेड फैमिली में कोई नीट ना दे रहा हो। हमारे आपके सबके घर में होगा। मेरा सिर्फ कहना यह है कि एक तो नीट का गुस्सा था, नीट का गुस्से का कल एक अजीब सी चीज ये हुई कि इस देश में जब नीट को के एनटीए वाले जो हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो डीजी और ये सबको पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके सामने बुलाया गया कि भाई आप अपनी सफाई दीजिए, ये क्यों हुआ। तो लगातार एक चीज वो बोलते रहे कि साहब ये लीक नहीं है, इसको लीक नहीं है, ये कॉम्प्रोमाइज हो गया है, ये कॉम्प्रोमाइज हो गया। अब ये आप शब्दों से खेलने लगिए। अरे भाई, तुमने, किसी ने पैसा लिया, पेपर लीक किया और उसको आप कहीं भी घुमाए फिराए। अभी तक वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कुछ शिक्षक और उनके ऊपर की जा रही है, जबकि जो इसके शीर्ष पे बैठे हुए लोग हैं, और मैं बिल्कुल निश्चित, मेरी मान्यता है कि बिना उनकी
सरपरस्ती के ये हो ही नहीं सकता है, उनको हम्म, कोई नहीं कुछ पूछ रहा है। तो मैं इसको एक दूसरे ढंग से भी देख रहा हूँ। हम्म, दो चीजें, एक तो जस्टिस सूर्यकांत ने जब ये कहा था तो उन्होंने अपनी वाहवाही में अपने नंबर बढ़ाने के लिए कहा था कि उनको कम से कम गोगोई साहब को राज्यसभा मिला है तो शायद और बढ़ के आगे कह दे तो छोटी मोटी मिनिस्ट्री भी मिल जाए या कहीं के गवर्नर भी लंबे हो जाएं। ये बेसिकली लालच था उनका और कुछ नहीं था, नहीं तो ही इट वाज अनकॉल्ड फॉर, ये उनको ये सब कहने की जरूरत नहीं थी। जी, मुझे ऐसा लगता है जो एक प्रधानमंत्री जी का बार बार एक जुमला आता है, ये तो लेने के देने पड़ गए, ये तो लेने के देने पड़ गए, तो उन्होंने अपनी तो छीछा लेदर की ही, क्योंकि जो पब्लिक डोमेन में वो कितने भ्रष्ट हैं, उनका क्या क्या उन्होंने संपत्ति की है, जस्टिस गोयल का लेटर, जस्टिस मित्तल का, वो सब पूरा घूम रहा है। वो खराब है, मेरे हिसाब से वो खराब है। चीफ सीजीआई पे पद पे बैठे हुए आदमी के लिए सब कहा जा रहा है, लेकिन उससे ज्यादा जो उन्होंने किया है और जिसके लिए अब तो उनको शायद ये जो सरकार है ये उनको एमएलसी का ये कुछ सभासद भी नहीं बनाएगी, क्योंकि उन्होंने बीजेपी का नुकसान कर दिया। ये सारे उसमें जो कल्मिनेट हुआ है आज, वो भले ही कॉकरोच जनता पार्टी का पहला वो है इनके लिए, लेकिन ओवरऑल इसको इसका जो ब्रंट झेल रहा है वो बीजेपी झेल रहा है। अब यहीं से मेरा दूसरा प्रश्न ये भी होता है, क्या विपक्ष को एक इंडिकेटर मिल गया, जैसा आपने कहा एक थर्मामीटर है कि भाई टेम्परेचर तो है, अब विपक्ष उसका ट्रीटमेंट कर पाता है कि नहीं कर पाता है, उसको अपने पक्ष में कैसे कर पाता है, ये तो विपक्ष के ऊपर है। मैं इस लार्जर आनंद जी, आनंद जी, मुझे लगता ये है, आनंद जी, मुझे लगता ये है कि विपक्ष इसका ट्रीटमेंट कर पाए या न कर पाए, विपक्ष इसका दोहन कर पाए या न कर पाए, ये थर्मामीटर में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है जी, और एंटी इनकम्बेंसी परत दर परत काफी लग चुकी है और वो अपना जो अपनी अभिव्यक्ति या अपना मैनिफेस्टेशन जो है वो करेगी लोकसभा चुनाव से पहले, या हो सकता है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी एक हद तक उसका मैनिफेस्टेशन हो। जी, तो वो विपक्ष की नाकाबिलियत के बावजूद जो है ये मोदी सरकार को और मोदी भाजपा के लोगों को झटका इसमें लगना तय है, क्योंकि ये बहुत बड़ी नाराजगी है, छोटी मोटी चीज मुझे नहीं लगती। जी, नहीं, और अभी भाई मैं एक चीज और, मतलब मैं जो अपने एक्सपीरियंस से कह दूं, बाद में जरूर पॉलिटिकल लोग आ जाते हैं, लेकिन कोई भी इस तरह का जो जो आंदोलन होता है या होता है वो स्वस्फुरित होता है। वो पॉलिटिकल पार्टी कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो आगे चली और फिर पीछे पीछे वो और लोग चले, चाहे जेपी आंदोलन हो चाहे कुछ हो, आम जनता निकली थी और फिर बाद में पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको ज्वाइन सही बात, किया। वहीं से उन्हें सुराग मिलता है कि होने वाला है। जी, तो बिल्कुल ठीक मुझे कह भी रहे ये लगता है कि ये फॉलो करेंगी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन ये इस तरह का हो सकता है। ये एक अच्छा शुभ संकेत है मेरे हिसाब से जो कुछ देश में हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन साथ में अभी भाई एक चीज और, एक सोचने वाली बात है, मोदी जी ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल कम खर्च करो, फलाना करो, ढिमाका करो, और उसी सांस में उन्होंने एक लंबा चौड़ा कॉन्वॉय के साथ एक रोड शो किया और फिर उसी में जहाज में चढ़ के वो विदेश घूमने चले गए, यहां ये कह के कि विदेश कोई नहीं जाए। विदेश जब गए तो मैं दो घटनाओं को अलग अलग पहले एक एक करके बात कर लेते हैं। नॉर्वे वो गए, नॉर्वे एक छोटा सा देश है, 1 करोड़ 90 लाख या कुछ इस तरह का, 1 करोड़ 80 लाख की आबादी का। वहां पे एक यंग जर्नलिस्ट ने उनसे एक कोई प्रश्न पूछा, मोदी जी ने उसका जवाब नहीं दिया और मोदी जी वहां से निकल गए। उसके बाद वहां हो हल्ला मचा, क्योंकि नॉर्वे दुनिया में 1 नंबर का प्रेस फ्रीडम में है। तो ये कहा गया कि भारतीय विदेश सेवा के एक व्यक्ति सीबी जॉर्ज साहब जो है वो आके इसका जवाब देंगे। वो आए और उस लड़की ने फिर वही बात, उस पत्रकार ने कहा कि भाई, और उसका बहुत बेसिक सा प्रश्न था कि मैं आपके ऊपर क्यों विश्वास करें कि आप जो ये सब कह रहे हैं कि हिंदुस्तान बहुत अच्छा है। उस पे उन्होंने एक 13 मिनट का एक वक्तव्य दिया और 5000 साल पुरानी सभ्यता, शून्य का और क्या क्या जो, और उस पूरे वक्तव्य के दौरान उनका जो पूरा बिहेवियर था वो बहुत ही एरोगेंट, बहुत ही मतलब इम्पोलाइट, पोलाइट तो कहीं से भी नहीं, और बहुत ही एग्रेसिव। ये जबकि जनरली जो नौकरशाह होते हैं वो इस तरह के नहीं करते हैं। और वो लग रहा था कि वो बीजेपी की किसी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का कोई व्यक्ति वहां जाके ब्रीफ कर रहा है, और उससे मुझे ऐसा लगता है कि फिर बहुत नुकसान हुआ है बीजेपी को, जो हुआ हुआ देश को नुकसान हुआ, देश के हमारा जो, मैं इस पे भी एक छोटी टिप्पणी। और उसके बाद जो जिस तरह से ट्रोल ने उसको करना शुरू किया, एक पुराने वीसी साहब है माखनलाल चतुर्वेदी के, उन्होंने उनकी बिकनी की वो तस्वीर डालने लगे, ये सब करने लगे। मैं इस पे पहले एक छोटी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, जो
उस युवा महिला पत्रकार ने जो किया वो हम सब लोगों के सामने है, और उसके ऊपर बहुत सारी टीका टिप्पणियां हो चुकी हैं। मैं भी कई बार कई जगह बोल चुका हूं उस पर। आप भी मेरे ख्याल से कार्यक्रम भी कर चुके होंगे और कई जगह बोल भी चुके होंगे। एक चीज जो थोड़ी सी अलक्षित रह गई है, जो सीधे इससे जुड़ती है, उसका उल्लेख यहाँ कर दिया जाए तो बात पूरी हो जाएगी। वो ये है कि जब नॉर्डिक देशों के सभी राष्ट्राध्यक्ष नेता एक मंच पे मिले और उनके साथ नरेंद्र मोदी खड़े हुए, तो वहां पर एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर पत्रकारों ने सवाल पूछे। अच्छा, सारे लोगों नॉर्डिक देशों के सभी प्रधानमंत्रियों ने उन सवालों के जवाब दिए। नरेंद्र मोदी ने फिर किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। इस पे नॉर्वे के प्रधानमंत्री स्टोर ने एक सार्वजनिक वक्तव्य दिया। उन्होंने एक पत्रकार से बातचीत में उन्होंने कहा कि इसमें पत्रकारों ने जो सवाल मुझसे पूछे थे, हम लोगों से पूछे थे, हम लोगों ने उसके जवाब दिए, लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिए, क्योंकि लगता है कि वो किसी भिन्न परंपरा से आते हैं। ही इज कमिंग फ्रॉम somehow a different tradition, भिन्न परंपरा से आते हैं, और उन्हें इस समस्या का समाधान करना होगा कि उनके सवाल पूछे जाएंगे और वो जवाब देंगे कि नहीं देंगे, ये फैसला करना उनका काम है। वो इस समस्या से कैसे निकलेंगे, ये उन्होंने बयान दिया। अब आप सोचिए इस बात को कि ये नरेंद्र मोदी किस परंपरा से आते हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी मैं नहीं मानता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनको कहा है कि तुम पत्रकारों के सवालों के जवाब मत दो। नहीं, दत्तोपंत ठेंगड़ी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत बड़ी हस्ती थे, उन्होंने 70 के दशक में एक छोटी सी पुस्तिका लिखी थी उन्होंने, जिसमें उन्होंने तत्कालीन जनसंघ को, जो भाजपा नहीं थी तो जनसंघ था, जनसंघ के नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये हिदायतें दी थी, तरकीबें बताई थी कि वो पत्रकारों को कैसे खुश रखें। उसमें उस जमाने के लिहाज से बताया था, उन्हें समोसा चाय भी पिलाइए, उनको खिलाइए, उनको जलेबी वलेबी खिलाइए, मतलब ये सब उसमें लिखा हुआ है उस बुकलेट में। ये मेरे पिताजी एक बार घर लेके आए थे बुकलेट, तो हम लोगों ने भी बड़े मनोरंजन के साथ इस बुकलेट को पढ़ा था। उस वक्त हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोगों ने पढ़ा था इसको। तो अगर आप राजनीति में हैं और लोकतांत्रिक राजनीति में हैं, किसी भी विचारधारा से आप आते हो, आपको कभी ना कभी तो पत्रकारों का सामना करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने यह तय किया है कि वो पत्रकारों को औपचारिक रूप से कभी कोई जो है वो सवालों का जवाब नहीं देंगे। इंटरव्यू भी होगा उनका तो वो नूरा कुश्ती होगा, पहले सारे सवाल ले लिए जाएंगे, फिर नरेंद्र मोदी उसके हिसाब से करेंगे। जो करण जौहर में कह रहा हूं, करण थापर के साथ जो उनका अनुभव है, उस अनुभव के कारण वो आप किसी को खुला हुआ इंटरव्यू देते नहीं है। इसी तरीके से जब 2002 में जो मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हुई वहां पर, उस हिंसा के बाद बीबीसी के करस्पॉन्डेंट से बातचीत करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेरे दिल में एक यही अफसोस है कि मैं पत्रकारों को अपनी बात नहीं समझा पाया और पत्रकारों का बंदोबस्त नहीं कर पाया। तो प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने पत्रकारों का बंदोबस्त किया और पूरी तरीके से हर हथकंडा अपना के धीरे धीरे, शुरू में एकदम नहीं कर पाए, शुरुआती सालों में ऐसी स्थिति नहीं थी, हर हथकंडा अपना के उन्होंने मीडिया को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया है। तो वो जो भिन्न परंपरा है वो यही परंपरा है, कैप्चर्ड मीडिया वाली परंपरा है ये। नहीं, और मैं भारत दुनिया का एकमात्र लोकतांत्रिक देश है जहां का मीडिया 100% कैप्चर्ड। मैं एक चीज से आपसे इत्तेफाक नहीं रख रहा। आपने कहा कि जब सवाल ले लिए जाएंगे और नहीं, सवाल दिए जाते हैं। मेरी जो सूचना है, वो ठीक बात है, सवाल लिए नहीं जाते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय से सवाल दिए जाते हैं कि आप ये सवाल आपको पूछने हैं। वो तो खैर, मैं एक अंतिम बात और कह के, क्योंकि वो एक बड़ा सस्तापन किया है मोदी जी। इतना सस्ता और इतना छिछोरापन क्यों करते हैं मुझे नहीं मालूम। इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को ले जाके उन्होंने एक मेलोडी ट्रॉफी का वो दिया। उसके बाद उसके साथ वो घूम के कुछ नजारा दिखा रही थी। एएनआई ने जब वो वीडियो रिलीज किया तो एएनआई ने उसको म्यूट कर दिया, और ये लगातार होता है कि एएनआई जब कुछ वो करता है तो म्यूट कर देता है। मोदी जी, अब मालूम नहीं मेलोनी जानबूझ के करते हैं या जो भी उनका हो, मेलोनी ने अपना वो अनएडिटेड वीडियो यहाँ पे रिलीज कर दिया है। उसमें वही है, वो कुछ बोल रही है अंग्रेजी में कि दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज, यू सी दैट, यू लुक दैट,
और इनका वही चिर परिचित वो ये इसको छुपाने के लिए एएनआई ने तो छुपा ले गए थे, लेकिन तो ये खी नहीं किए, अब की हा की, क्योंकि अंदर से शायद एक और इनको हो वीडियो गया चल रहा है जी। एक और वीडियो चल रहा है, मैंने देखा है उसको। पहली देर मुझे लगा था कि शायद इसमें एआई ने हस्तक्षेप किया है इस वीडियो में, फिर मैं दोबारा ध्यान से देखा तो मुझे लगा नहीं कि एआई में। उसमें यह है कि नरेंद्र मोदी इससे स्टोर से या किसी नॉर्डिक देश के किसी नेता से तेजी से आ रहे हैं और फिर उनके वो गले मिलते हैं झपट कर, तो वो थोड़ा सा वो चौंक जाता है, वो एक हाथ पीठ पे रख के थोड़ा वेट, थोड़ा अचकचाने के बाद में एक हाथ पीठ पे रख के उस परिस्थिति को टाल लेता है। फिर नरेंद्र मोदी हाथ जो है वो सीधे, उसके हाथ नीचे लटके हुए हैं विदेशी नेता के हाथ, तो नरेंद्र मोदी हाथ बगल में ले जाते हैं उसके, वो टटोलते हैं किसी से उनका हाथ पकड़ लें, तो दिखाया गया है कि वो टटोल रहे हैं उसकी कोट के पास कि वो हाथ पकड़ में आ जाए। हाथ पकड़ में नहीं आता तो फिर दोबारा फिर कोशिश करते हैं हाथ पकड़ने की, यूं 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 करके जो है, फिर वो हाथ पकड़ लेते हैं, वो हाथ पकड़ के फिर वो उसको हिलाते हैं जोर जोर से, फिर वो हाथ छूट जाता है, जाहिर कितनी देर तक हिलाते रहेंगे, फिर दोबारा हाथ मिलाने के लिए बढ़ाते हैं तो वो हाथ नहीं मिलाता और मोदी जी का हाथ ऐसे ही रह जाता है और वो आगे चल देता है, फिर मोदी हाथ अपना नीचे करके उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। तो ये जो पूरा तरीका है, कितना अपमानजनक लगता है, हास्यास्पद भी लगता है, अपमानजनक भी लगता है। अब वहां पे मोदी जी ने पहले सोचा होगा कि मेलोडी जो है वो कुछ मिलता जुलता अक्षर है, इसको दे के वो कुछ वो थोड़ा ब्राउनिंग पॉइंट मतलब हासिल कर लेंगे। इसी प्रकार की क्षुद्र बातों में ही इन्होंने अपना सारा 12 साल प्रधानमंत्रित्व के हैं, इसी तरह की क्षुद्र बातों में गुजार, दिन रात ये सोचते हैं कैसे कहाँ तस्वीर खिंचाई जाए, कौन सी ड्रेस पहनी जाए, किसको क्या किया जाए, किसके सामने किस अदा से खड़ा हुआ जाए, ये सही सब करते रहते हैं। और जैसे ही विदेशों में जाते हैं, जहां पे समस्या ये है कि इनकी समझ में भी बहुत कम बातें आती होंगी, बोल तो पाते भी नहीं है ठीक से, तो ऐसी स्थिति में अब देखिए क्या हुआ था ओवल हाउस में, ओवल ऑफिस में क्या हुआ था, जवाब देना, सवाल पूछा गया था नरेंद्र मोदी से, जवाब देने में ये थोड़ा सा अचकचाने लगे, हकलाने लगे, तो ट्रंप ने कहा, दो द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड टू प्राइम मिनिस्टर मोदी बट आई विल आंसर द क्वेश्चन, आई विल रिटर्न दिस क्वेश्चन, और वो उन्होंने जवाब दिया उसको। आप सोचिए कितने अपमान की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री से सवाल पूछा गया, अमेरिका का राष्ट्रपति उसका जवाब देता है, और ट्रंप जानता है कि ये इसका ऐसा करने से ये बुरा नहीं मानेगा। जी जी, यहां तक कि नरेंद्र मोदी ने रिलीफ, राहत महसूस की होगी कि अच्छा हुआ जवाब दे दिया, मुझे नहीं देना पड़ा। नहीं अबे भाई, ये बाइडेन के समय भी जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो टोस्ट की बात होती है, तो शायद अगर आप नॉन अल्कोहलिक हैं तो वो लेफ्ट से करते हैं, राइट से करते हैं, उसका कुछ एक प्रोटोकॉल है, इफ यू आर हैविंग, तो ये फिर इनसे उसने कहा कि भाई अपना हाथ ये चेंज करो, तो इनके समय हा ये किए, तो उसने कहा भाई ये इससे करो, हा, तो उसने कहा, उसने माइक में कहा बाइडेन ने, ही थिंक्स कि आई एम जोकिंग, आई एम नॉट। अब ये हर बात पे इनको किसी ने कर दिया था, तो ये जो, और चक्कर क्या है, मुझे जिस बात की शिकायत है, ये हा करें, ही करें, खीखी करें, अपने को क्या लेना देना, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब ये करते हैं, और मैं इस बात को कह के इस बात की बात को समाप्त करूंगा, एक बड़ा खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है, और मोदी जी और इसकी तरफ से कोई बातचीत नहीं हो रही है। चीन से खाली हाथ अमेरिका चला गया है, बल्कि चीन स्ट्रांग हो गया है, अमेरिका वहां जाके तरह तरह के अपने वादे इधर उधर कर रहा है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ईरान टस से मस नहीं हो रहा है, क्योंकि ईरान को अब ज्यादा ताकत मिल गई है चीन के सब्स्टिट्यूट से, और ऐसे में हम लोग बजाय किसी कॉन्क्रीट बात करने के, किसी उसके करने के, मैं आज आपको बताऊं, सरकार एक तरफ कह रही है कि 60 दिन का ईंधन है और गैस है और कमी नहीं है, इतनी गर्मी में आप गर्मी सोच सकते हैं क्या गर्मी है, जहां पे बिजनौर, अब बांदा में ट्रैफिक सिग्नल ऑफ कर दिए गए हैं कि किसी को रुकना ना पड़े सड़क पे, ऐसे में लोग गैस लेने के लिए लाइन लगाए हुए हैं 6-6 8-8 घंटे की, तो ये, और एक तरफ सरकार कह रही है, तो मैं इसलिए कहूंगा बहुत असंवेदनशील है, शायद इनको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है क्या है, और आपको क्या नहीं लगता है कि अब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, इनके हाथ में अब कुछ रह ही नहीं गया है अभय भाई? आपकी बात सब सही है, इसमें केवल एक बात मैं अपनी तरफ से जोड़ दूंगा, वो ये है कि इन भाजपा वालों को लगता है कि चुनाव जीतना एक अलग कैटेगरी है, एक अलग सेक्टर है, और ये सब अलग है पूरा। मोदी जी विदेशी नेताओं के साथ क्या बेहुदा हरकत करते हैं वो अलग बात है, उनके मंत्री अक्षम हैं
धर्मेंद्र प्रधान सब सब ढक्कन है, एक तरफ से सब अक्षम है, अश्विनी और सब लोग, ये सब अलग बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव हम दूसरे हथकंडों से जीत लेंगे। तो ये जो एहसास है वो इन लोगों को और भी हेकड़ बनाता है, और वो अपने इनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी जमा हो रही है उसके प्रति ये उत्तरोत्तर बेपरवाह होते जा रहे हैं, जिसका इन्हें भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। नहीं, और कल इसका बहुत अच्छा एक सुरजीत भल्ला जो है उनका जो आर्टिकल अगर याद हो आपने, जो उन्होंने लिखा, बीजेपी इज विनिंग द इलेक्शंस बट लूजिंग द इकोनॉमी। तो ये एक शायद सारी चीजों को एक बहुत ही 10-12 शब्दों में, 5-7-8 शब्दों में पिरो देता है। नहीं, बहुत लेख भी अच्छा है वो, और सुरजीत भल्ला तो शुरू से नरेंद्र मोदी के और बीजेपी के बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं। ये वो हैं जिन्होंने 2015 में इंडिया एक्सप्रेस में लेख लिख के घोषणा की थी कि आम आदमी पार्टी चुनाव हारने जा रही है। मतलब सुरजीत भल्ला इस किस्म के सपोर्टर रहे हैं, इतने कड़े सपोर्टर रहे हैं। इसमें भाजपा को इस चुनाव में 3 सीटें मिली थी, उसमें हमारे मित्र प्रदीप सिंह ने कहा था बीजेपी जीतेगी, और सुरजीत भल्ला ने कहा था बीजेपी जीतेगी, इसके अलावा और किसी ने नहीं कहा था। जी, चलिए हामिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, थैंक यू।